नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सनी और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय सनी। पिछले एपिसोड में अमन, रवि और आकाश ने वन द्वार के छाया शिकारियों को शांत कर दिया था, लेकिन अब उन्हें एक नया संकेत मिला है। चंबल नदी से आती एक रहस्यमयी पुकार, जहां लोग गायब हो रहे हैं। आज वे उस प्राचीन नदी के किनारे उतरेंगे जहां हर लहर एक नया राज समेटे है। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि डर का खेल अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां पानी में छिपा एक अदृश्य खतरा उनका इंतजार कर रहा है। उदयपुर से निकलकर अमन, रवि और आकाश ने अपनी कार चंबल नदी की ओर मोड़ दी। अमन की जेब में तांबे का सिक्का नीली रोशनी से चमक रहा था और उस पर बना नक्शा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में चंबल नदी के पास के एक प्राचीन घाट की ओर इशारा कर रहा था। न्यूज रिपोर्ट में गायब होते लोगों और नदी से आती पानी की फुसफुसाहट की खबरें उस क्षेत्र से ही थी। यह एक नया और अनजाना खतरा था जिसकी प्रकृति उन्हें अभी समझ नहीं आ रही थी। तीनों दोस्त हमेशा की तरह इस नई चुनौती का सामना करने को तैयार थे। हर नई यात्रा उन्हें सिखाती थी कि इस दुनिया में कितने अनसुलझे रहस्य छिपे हैं और वे अब इन रहस्यों को उजागर करने के लिए ही बने थे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही उन्होंने अपनी कार में जरूरत का सारा सामान भरा। पानी, भोजन, रस्सियां, गोताखोरी के कुछ उपकरण और सबसे महत्वपूर्ण, उस तांबे के सिक्के को अमन ने अपनी जेब में सुरक्षित रख लिया था। उदयपुर की ठंडी सुबह को पीछे छोड़ते हुए उनकी कार पूर्वी राजस्थान की ओर चल पड़ी, जहां चंबल नदी और उसके रहस्य उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे वे शहर से दूर होते गए, हरियाली बढ़ती गई और सड़क के किनारे छोटे छोटे गांव दिखाई देने लगे। चंबल नदी के पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि नदी शांत और गहरी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी नम और मछली जैसी बदबू थी जो किसी पुरानी चीज के सड़ने जैसी लग रही थी। दोपहर होते होते वे एक छोटे से गांव के पास पहुंचे जो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ था। गांव भी लगभग सुनसान था और घरों के बाहर कुछ मछुआरे बैठे थे जिनके चेहरों पर भय और निराशा के भाव थे। उनकी नावें किनारे पर बांधी थी और कोई भी नदी में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रवि, आवाज में चिंता, ये गांव भी शांत है, लगता है यहाँ भी कुछ हुआ है। आकाश, नक्शे को देखते हुए, सिक्का हमें इस गांव से आगे नदी के किनारे किसी प्राचीन घाट की ओर इशारा कर रहा है। उन्होंने कार रोकी और गांव के मुखिया से बात करने की कोशिश की। मुखिया एक वृद्ध मछुआरा था जिसकी आंखों में गहरा दुख और भय था। मुखिया, कांपते हुए, तुम यहाँ क्यों आए हो बच्चों? ये नदी अब शापित है। रात में जल भूत आते हैं। वे हमारे मछुआरों को ले जाते हैं और जो भी नदी में जाता है वापस नहीं आता। अमन, गंभीरता से, जल भूत, क्या हुआ है यहाँ? मुखिया ने बताया कि कुछ समय पहले नदी से अजीबोगरीब फुसफुसाहटें आने लगी थी, जैसे पानी में कोई बात कर रहा हो। फिर रात में कुछ चमकती हुई नीली रोशनी दिखाई देने लगी जो पानी के नीचे तैरती थी। जो भी रात में नदी में मछली पकड़ने गया वह वापस नहीं आया। उनके जाल खाली रह जाते थे और उन्हें लगा कि नदी पर कोई प्राचीन शाप आ गया है। अमन को याद आया कि ठाकुर भवानी सिंह की पोथियों में जल प्रेतों और जलीय असुरों के बारे में कुछ धुंधले से जिक्र थे जो प्राचीन काल में जल स्रोतों में छिपे होते थे और जो जल तत्व के माध्यम से शक्ति प्राप्त करते थे। ये जीव मायावी थे और उन्हें सिर्फ उनकी चमकती हुई आंखों से ही पहचाना जा सकता था। ये अनादि या काल कीटों से भी ज्यादा रहस्यमय थे क्योंकि वे पानी के अंदर रहते थे। अमन ने सिक्का अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा। सिक्का तेजी से नीली रोशनी से चमक रहा था और उस पर बना नक्शा स्पष्ट रूप से नदी के किनारे एक प्राचीन पत्थरों से बने घाट की ओर इशारा कर रहा था जो अब खंडहर बन चुका था। ये जल द्वार था जहां से ये जल भूत निकल रहे थे। अमन, मुखिया से, हमें उस घाट तक पहुंचना होगा, हमें इसे रोकना होगा। मुखिया ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन अमन, रवि और आकाश ने उसे विश्वास दिलाया कि वे अपना ख्याल रखेंगे। उन्होंने गांव से कुछ नावें ली और घाट की ओर चल पड़े। जैसे ही वे नदी के किनारे किनारे आगे बढ़े, हवा में नमी और पानी की गंध तेज हो गई थी। दूर से उन्हें एक धीमी लेकिन तेज बुदबुदाहट की आवाज सुनाई दी, जैसे पानी के नीचे कुछ विशालकाय जीव सांस ले रहे हों। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें नदी के किनारे एक अजीबोगरीब स्थान दिखाई दिया। वहां जमीन पर घास नहीं थी, बल्कि मिट्टी गीली और दलदली थी और पेड़ मृत या सूखे हुए लग रहे थे।
इस जगह पर कोई पक्षी नहीं था और एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। यहीं पर उन्हें एक प्राचीन टूटे हुए घाट के अवशेष दिखाई दिए जो पत्थरों और शैवाल से ढके थे। घाट के प्रवेश द्वार पर कुछ पुराने घिसे हुए पत्थर थे जिन पर अजीबोगरीब प्राचीन प्रतीक खुदे हुए थे। ये जल द्वार का प्रवेश द्वार था। रवि हैरान होकर, ये घाट, ये तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। आकाश घाट के पत्थरों को छूते हुए, इसमें एक अजीब सी ठंडी ऊर्जा है और मुझे लग रहा है जैसे पानी के नीचे कुछ है। अमन ने सिक्के को घाट के पत्थरों के करीब किया। सिक्का तेजी से नीली रोशनी से चमकने लगा और उसकी ऊर्जा पत्थरों पर फैलने लगी। पत्थरों पर खुदे प्रतीक भी नीले रंग में चमकने लगे। तभी गर्र की एक भयानक आवाज के साथ घाट के नीचे से पानी में एक विशालकाय नीली चमकती हुई आंख दिखाई दी जो उन्हें घूर रही थी। ये जलभूत का ही एक हिस्सा था। अमन गंभीरता से, यही जल द्वार है। जैसे ही वे घाट के करीब पहुंचे, पानी से एक तेज ठंडी नम हवा आ रही थी जिसमें एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी। पानी में अब कुछ चमकती हुई नीली आंखें दिखाई दे रही थी जो नदी के तल से ऊपर आ रही थी और उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। ये जलभूत थे जिनकी नीली आंखें पानी के नीचे दहक रही थी। जलभूतों की आवाज एक सामूहिक पानी जैसी गूंज के साथ जो सीधे उनके दिमाग में गूंजती हुई लग रही थी। तुम कहां भागोगे नश्वर प्राणी? हम पानी में अदृश्य हैं, तुम हमें छू नहीं सकते। तुम्हारी ऊर्जा हमें पोषित करेगी। अमन ने सिक्का अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा। उन्हें पता था कि वे एक नए और भयानक दुश्मन के सामने थे। ये जीव पानी में अदृश्य थे और उनसे लड़ने का तरीका उन्हें अभी नहीं पता था। जल द्वार का रहस्य अब और भी गहरा हो चुका था और उन्हें लगा कि वे एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। जल द्वार के प्राचीन घाट के पास पानी में नीली आंखों वाले जल भूतों का झुंड अमन, रवि और आकाश की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उनकी पानी जैसी फुसफुसाहटें नदी के किनारे से टकराकर गूंज रही थी और हवा में तेज सड़ी हुई गंध और भी तीव्र हो गई थी। टॉर्च की रोशनी में भी वे जल भूतों के शरीर को नहीं देख पा रहे थे, सिर्फ उनकी चमकती नीली आंखें ही पानी के नीचे दहक रही थी। जल भूतों की आवाज एक सामूहिक पानी जैसी गूंज के साथ जो सीधे उनके दिमाग में गूंजती हुई लग रही थी। तुम कहां भागोगे नश्वर प्राणी? हम पानी में अदृश्य हैं, तुम हमें छू नहीं सकते। तुम्हारी ऊर्जा हमें पोषित करेगी। अमन ने अपनी मुट्ठी में तांबे का सिक्का कसकर पकड़ा। सिक्का तेजी से नीली रोशनी से चमक रहा था और उसकी ऊर्जा जल भूतों को कुछ हद तक दूर रख रही थी, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। जल भूत अब उन पर हमला कर रहे थे। वे अपने अदृश्य पंजों से उन पर वार कर रहे थे और उनके शरीर से एक अजीब सी ठंडी नमी वाली लहर निकल रही थी जिससे उनके शरीर में कंपकंपी हो रही थी। रवि चीखते हुए, ये हमें छू रहे हैं, मुझे बहुत ठंडा लग रहा है। आकाश हांफते हुए, हम इन्हें देख नहीं सकते, इन पर कैसे हमला करें? अमन को याद आया कि ठाकुर भवानी सिंह की पोथियों में जल प्रेतों और जलीय असुरों के बारे में एक और जिक्र था। जल जीव अग्नि से कमजोर होते थे, लेकिन सिर्फ सामान्य अग्नि से नहीं। उन्हें शुद्ध अग्नि की आवश्यकता होती थी जो उनकी जलीय प्रकृति को तोड़ सके और उनकी ऊर्जा को अस्थिर कर सके, और उनकी कमजोरी उनका मात्र जल स्रोत होता था जो उनकी सामूहिक चेतना का केंद्र था और जो अक्सर किसी प्राचीन जल द्वार के केंद्र में छिपा होता था। अमन चिल्लाते हुए, रवि, आकाश, हमें शुद्ध अग्नि चाहिए, हमें नदी के केंद्र तक पहुंचना होगा। रवि हैरान होकर, शुद्ध अग्नि पानी के अंदर? आकाश सोचते हुए, मेरे पास कुछ वाटरप्रूफ लाइटर और कुछ सूखे लकड़ी के टुकड़े हैं, लेकिन वे पानी में कैसे जलेंगे? जल भूत उन्हें घेर चुके थे। उनमें से एक विशालकाय जल भूत जो बाकियों से ज्यादा बड़ा और ज्यादा घना लग रहा था उनकी ओर बढ़ा। उसकी नीली आंखें सबसे ज्यादा चमक रही थी। ये जल नायक था जो झुंड का नेतृत्व कर रहा था। जल नायक गहरी पानी जैसी आवाज में, तुम्हारी ऊर्जा अब हमारी होगी, तुम पानी में विलीन हो जाओगे। जल नायक ने अमन की ओर अपना अदृश्य पंजा बढ़ाया। अमन ने तुरंत अपनी मुट्ठी में तांबे का सिक्का कसकर पकड़ा। सिक्का तेजी से नीली रोशनी से चमकने लगा और उसकी ऊर्जा उसके हाथ में केंद्रित हो गई।
जैसे वह किसी अदृश्य कवच का काम कर रही हो। जैसे ही जल नायक का पंजा अमन से टकराया, एक तेज नीली चिंगारी निकली और छप छप की आवाज के साथ जल नायक का पंजा पीछे हट गया। अमन को झटका लगा, लेकिन उसे चोट नहीं आई। सिक्के ने उसे एक ऊर्जा कवच प्रदान किया था। अमन उत्साह से, ये सिक्का ये अग्नि ऊर्जा को भी केंद्रित कर सकता है, इसमें ज्ञान की ऊर्जा है। अमन ने तुरंत आकाश और रवि से लाइटर और सूखे लकड़ी के टुकड़े मांगे। उसने सिक्का लाइटर के पास रखा और सिक्के की नीली ऊर्जा लाइटर में प्रवाहित होने लगी, जिससे लाइटर से एक तेज नीली लाल चमक निकलने लगी। सिक्का अब एक ऊर्जा कंडक्टर का काम कर रहा था। अमन चिल्लाते हुए, रवि, आकाश, अब इन्हें अग्नि दो, हमें इनकी जलीय प्रकृति को तोड़ना होगा। जल भूत अब गुस्से में उनकी ओर बढ़ रहे थे। अमन ने सिक्के से प्रवाहित होने वाली नीली ऊर्जा को अपने हाथों में केंद्रित किया। रवि और आकाश ने उसे सहारा दिया और तीनों ने मिलकर जल भूतों पर लाइट चमकाना शुरू कर दिया। जैसे ही नीली लाल प्रकाश जल भूतों से टकराया, उनके अदृश्य शरीर में कंपन होने लगी। उनकी नीली आंखें तेजी से चमकने लगी और एक अजीब सी हिस हिस की आवाज आने लगी जो दर्द से भरी थी। जल भूत धीरे धीरे दिखाई देने लगे। उनके शरीर धुंधले पानी जैसे लग रहे थे, जिनसे भाप निकल रही थी। जल भूतों की सामूहिक आवाज दर्द से चीखते हुए, यह हमारी जलीय प्रकृति को जला रहा है। एक के बाद एक जल भूत अग्नि से प्रभावित होकर कमजोर पड़ने लगे। रवि और आकाश ने अमन को सहारा दिया और उसे नदी के केंद्र तक पहुंचने में मदद की। नदी के केंद्र में उन्हें पानी के नीचे एक विशाल प्राचीन पत्थर दिखाई दिया, जिस पर अजीबोगरीब प्रतीक खुदे हुए थे। पत्थर से एक हल्की नीली चमक निकल रही थी। यही मात्र जल स्रोत था, जल भूतों का केंद्र। मात्र जल स्रोत से एक विशाल नीली पानी जैसी आकृति निकली, जिसकी नीली आंखें दहक रही थी। ये जल नायक था जो स्रोत की रक्षा कर रहा था। जल नायक गहरी पानी जैसी आवाज में, तुम मुझे हरा नहीं सकते। मैं इस नदी का रक्षक हूं, मैं तुम्हें अपने पानी में निगल लूंगा। जल नायक ने अपने अदृश्य पंजों से अमन की ओर वार किया। अमन ने अपनी सारी ऊर्जा बटोरी और सिक्के से प्रवाहित होने वाली अग्नि ऊर्जा को अपने हाथों में केंद्रित किया। उसने सीधे जल नायक के हृदय की ओर वार किया, जहां उसकी शुद्ध ऊर्जा छिपी थी। झन्नाट की एक भयानक आवाज के साथ अमन का हाथ जल नायक के सीने से टकराया। एक तेज नीली लाल अग्नि का झटका निकला, जिसने जल नायक के शरीर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जल नायक दर्द से चीखा और उसका पानी जैसा शरीर तेजी से भाप बनकर उड़ने लगा, जैसे वह हवा में घुल रहा हो। उसकी नीली आंखें बुझ गईं और उसका शरीर पूरी तरह से हवा में मिल गया। जल द्वार का शाप टूट चुका था। नदी में अब सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मात्र जल स्रोत की नीली चमक धुंधली पड़ गई और उसके प्रतीक शांत हो गए। जल भूत पूरी तरह से गायब हो चुके थे। अमन, रवि और आकाश जमीन पर गिर पड़े, थके हुए, लेकिन उनके चेहरे पर एक जीत की चमक थी। उन्होंने एक और प्राचीन बुराई को हरा दिया था और गांव के लोगों को जल भूतों से बचा लिया था। उन्हें पता था कि यह एक ऐसी यात्रा है जिसका कोई अंत नहीं था और यह धरती अभी भी अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए थी। जल द्वार से बाहर निकलते ही अमन, रवि और आकाश ने महसूस किया कि नदी की हवा अब सड़ी हुई गंध से मुक्त थी। जल भूतों का शाप टूट चुका था और उनके पीछे छोड़ी गई तबाही अब शांत हो चुकी थी। घाट के अवशेषों पर पत्थरों की दरारें धीरे धीरे भरने लगी थी, जैसे प्रकृति अपने घावों को खुद भर रही हो। उन्होंने वापस आदिवासी गांव की ओर चलना शुरू किया। रास्ता अब पहले से ज्यादा आसान लग रहा था और सूरज की रोशनी सीधे जमीन पर पड़ रही थी। नदी में अब मछलियां उछल रही थी और हवा में अब कोई अजीब सी भारीपन नहीं थी, बल्कि एक ताजी स्वच्छ हवा थी जिसमें मिट्टी और पानी की खुशबू घुली हुई थी। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सा भ्रम और राहत का भाव था। उन्हें याद नहीं था कि क्या हुआ था, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि एक भयानक खतरा टल गया है। मछुआरे अपनी नावें ठीक कर रहे थे और गांव में एक अजीब सी शांति लौट आई थी। अमन,
रवि और आकाश ने गांव के लोगों को शांत किया, उन्हें बताया कि खतरा अब टल गया है। उन्होंने कोई विस्तार से जानकारी नहीं दी, क्योंकि उन्हें पता था कि जल भूतों जैसी बातें उन्हें और ज्यादा डरा देंगी। उन्होंने बस इतना कहा कि एक पुरानी बीमारी जो गांव पर मंडरा रही थी, उसे दूर कर दिया गया है। गांव के लोगों ने उनका धन्यवाद किया, उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। मुखिया ने उन्हें भोजन और पानी दिया और उनके सुरक्षित लौटने पर खुशी व्यक्त की। कुछ देर गांव में रुकने के बाद, जहां उन्होंने थोड़ा आराम किया और भोजन किया, वे उदयपुर की ओर वापस चल पड़े। रास्ते भर वे अपने नए अनुभव पर चर्चा करते रहे। रवि हाँफते हुए, जल भूत वाकई मायावी थे। पानी के अंदर उनसे लड़ना सबसे मुश्किल था। आकाश सोचते हुए, हाँ, हर जगह की बुराई अलग होती है। अनादि अदृश्य था। काल कीट आयामी थे, लौ पिशाच भौतिक थे, छाया शिकारी ऊर्जा आधारित थे और जल भूत तत्व आधारित। ये हमें दिखाता है कि दुनिया कितनी जटिल है। अमन ने अपनी जेब से वह तांबे का सिक्का निकाला। सिक्का अब नहीं चमक रहा था, लेकिन वह अभी भी ठंडा और भारी था। उस पर बना नक्शा अब फिर से धुंधला हो चुका था, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। अमन सिक्के को देखते हुए, ये सिक्का वाकई अद्भुत है। इसने हमें हर बार रास्ता दिखाया और जरूरत पड़ने पर शक्ति भी दी। रवि आश्चर्य से, क्या ये सिक्का हमें आगे भी संकेत देगा? अमन मुस्कुराते हुए, शायद। मुझे लगता है कि यह गाथा सचमुच अंतहीन है। उदयपुर लौटते समय तीनों के मन में एक नई समझ विकसित हुई थी। वे जानते थे कि उनकी यात्रा सिर्फ एक भूतिया हवेली की कहानी नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों की एक छोटी सी झलक थी। उन्हें महसूस हुआ कि वे अब केवल सामान्य इंसान नहीं रहे थे, बल्कि ऐसे लोग थे जो अदृश्य दुनिया की सच्चाइयों से वाकिफ थे। अगले कुछ हफ्तों तक उन्होंने अपनी सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश की। अमन ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, लेकिन उसका मन अब प्राचीन ग्रंथों और अलौकिक विज्ञान की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहा था। रवि अपनी फोटोग्राफी में व्यस्त रहा, लेकिन उसकी आंखें अब सामान्य से ज्यादा कुछ ढूंढने लगी थी, जैसे वह अदृश्य चीजों को कैमरे में कैद करना चाहता हो। आकाश ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई जारी रखी, लेकिन वह अब ऊर्जा क्षेत्रों और आयामी कंपनों में ज्यादा रुचि लेने लगा था, ये जानने के लिए कि वे अपने गैजेट्स को कैसे बेहतर बना सकते हैं। वे तीनों अक्सर मिलते थे और अपने अनुभवों पर चर्चा करते थे। उन्होंने शिवगढ़ के ज्ञान केंद्र के बारे में ठाकुर साहब से जानकारी लेते रहे और उन्हें खुशी हुई कि हवेली अब एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन गई थी। गांव के लोग भी सामान्य जीवन जी रहे थे। एक शांत शाम, जब अमन अपने कमरे में बैठा था और अपनी पुरानी पोथियों को फिर से पढ़ रहा था, अचानक उस तांबे के सिक्के में एक हल्की कंपन महसूस हुई जो उसकी जेब में रखा था। उसने उसे बाहर निकाला। सिक्का अब धीमी सुनहरी लाल रंग की रोशनी से चमक रहा था। उस पर बना नक्शा फिर से बदल गया था और इस बार यह नक्शा राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर, किसी प्राचीन गुफा या पहाड़ी इलाके की ओर इशारा कर रहा था, जहां से भूगर्भीय हलचल की खबरें आ रही थी। उसी पल उसके फोन पर रवि का कॉल आया। रवि, आवाज में हल्की उत्तेजना, अमन, तुमने देखा? न्यूज में आ रहा है, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से शहर के पास अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि रात में उन्हें जमीन से एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई देती है और पहाड़ों में कुछ गहरी दरारें दिखाई दे रही हैं, जिनसे एक गर्म पीली चमक निकल रही है। अमन ने सिक्का अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा। उसे पता था कि यह सिर्फ संयोग नहीं था। जल द्वार का अंत सिर्फ एक विराम था। प्रेत लोक की अंतहीन गाथा का अगला अध्याय अब धरती के गर्भ से निकलेगा, जहां एक नई अनजानी बुराई उनका इंतजार कर रही थी, शायद पृथ्वी तत्व से जुड़ी कोई प्राचीन शक्ति। अमन गंभीरता से, रवि, आकाश को तैयार रहने को कहो। मुझे लगता है कि हमें फिर से एक यात्रा पर निकलना होगा। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था। वे अब जानते थे कि यह एक ऐसा सफर है जिसका कोई अंत नहीं। ये धरती, ये ब्रह्मांड अनगिनत रहस्यों और अनसुनी कहानियों से भरा पड़ा है, और शायद अमन, रवि और आकाश ही वे थे जो इन कहानियों को उजागर करने के लिए बने थे। उदयपुर में अमन के कमरे में रखा तांबे का सिक्का अब सुनहरी लाल रोशनी से तेजी से चमक रहा था और उस पर बना नक्शा उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में एक दूरदराज के पहाड़ी इलाके की ओर इशारा कर रहा था, जहां से भूगर्भीय हलचल की खबरें आ रही थी। न्यूज रिपोर्ट में जमीन से आती
गड़गड़ाहट, पहाड़ों में दरारें और गर्म पीली चमक का जिक्र था। अमन जानता था कि यह कोई सामान्य भूकंपीय गतिविधि नहीं थी। यह एक नया और ज्यादा मौलिक खतरा था जो सीधे पृथ्वी के तत्व से जुड़ा था। तीनों दोस्त बिना किसी झिझक के इस नई और शायद सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने को तैयार थे। हर नई यात्रा उन्हें सिखाती थी कि इस दुनिया में कितने अनसुलझे रहस्य छिपे हैं और वे अब इन रहस्यों को उजागर करने के लिए ही बने थे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही उन्होंने अपनी कार में जरूरत का सारा सामान भरा। पानी, भोजन, रस्सियां, प्राथमिक उपचार किट और सबसे महत्वपूर्ण उस तांबे के सिक्के को अमन ने अपनी जेब में सुरक्षित रख लिया था। उदयपुर की ठंडी सुबह को पीछे छोड़ते हुए उनकी कार उत्तर पश्चिम की ओर चल पड़ी, जहां पथरीले पहाड़ और धरती के गहरे रहस्य उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे वे शहर से दूर होते गए, हरियाली कम होती गई और जमीन पथरीली और उबड़ खाबड़ होने लगी। ऊंची ऊंची बंजर पहाड़ियां अब उनके चारों ओर थीं। हवा में एक अजीब सी गर्म और धातु जैसी गंध थी, जैसे धरती के अंदर से कोई खनिज निकल रहा हो। दोपहर होते होते वे एक छोटे से शहर के पास पहुंचे जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। शहर लगभग सुनसान था और घरों की दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें थी। सड़कें टूटी हुई थी और हवा में धूल और गर्मी थी। शहर के कुछ निवासी घरों के बाहर बैठे थे, उनके चेहरों पर भय और निराशा के भाव थे। वे लगातार आसमान और पहाड़ों की ओर देख रहे थे, मानो किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हों। रवि, आवाज में चिंता, ये जगह तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। आकाश, नक्शे को देखते हुए, सिक्का हमें इस शहर से आगे पहाड़ों में किसी गहरे गुफा या दरार की ओर इशारा कर रहा है। उन्होंने कार रोकी और शहर के एक वृद्ध व्यक्ति से बात करने की कोशिश की। वृद्ध व्यक्ति का शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों में गहरा डर था। वृद्ध व्यक्ति कांपते हुए, तुम यहाँ क्यों आए हो बच्चों? यह जमीन शापित है। रात में धरती फट जाती है और भूदैत्य निकलते हैं। वे हमारे घरों को तोड़ देते हैं और जो भी उनके पास जाता है वो जमीन में धंस जाता है। अमन गंभीरता से, भूदैत्य, क्या हुआ है यहाँ? वृद्ध व्यक्ति ने बताया कि कुछ समय पहले पहाड़ों में हल्की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी थी। फिर जमीन में दरारें पड़ने लगी और उनसे गर्म पीली चमक निकलने लगी। रात में जमीन से विशालकाय आकृतियां निकलती थी जो घरों को तोड़ देती थी और लोगों को निगल जाती थी। उन्हें लगा कि उनके पूर्वजों का शाप उन्हें खा रहा है और धरती स्वयं उन पर क्रोधित है। अमन को याद आया कि ठाकुर भवानी सिंह की पोथियों में पृथ्वी असुरों और भूदैत्यों के बारे में कुछ धुंधले से जिक्र थे जो प्राचीन काल में भूमि बंधनों के टूटने पर जागृत होते थे। ये जीव सीधे धरती के मूल तत्व से बनते थे और उन्हें सिर्फ उनकी चमकती हुई लाल पीली आंखों से ही पहचाना जा सकता था। ये अनादि या काल कीटों से भी ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा विनाशकारी थे, क्योंकि वे सीधे पृथ्वी की ऊर्जा का उपयोग करते थे। अमन ने सिक्का अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा। सिक्का तेजी से सुनहरी लाल रोशनी से चमक रहा था और उस पर बना नक्शा स्पष्ट रूप से पहाड़ों में एक विशाल गहरी दरार की ओर इशारा कर रहा था, जहां से गर्म हवा निकल रही थी। ये भूद्वार था जहां से ये भूदैत्य निकल रहे थे। अमन, वृद्ध व्यक्ति से, हमें उस दरार तक पहुंचना होगा, हमें इसे रोकना होगा। वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन अमन, रवि और आकाश ने उसे विश्वास दिलाया कि वे अपना ख्याल रखेंगे। उन्होंने शहर से कुछ रस्सी और मजबूत औजार लिए और पहाड़ों में उस दरार की ओर चल पड़े। जैसे ही वे पहाड़ों में और अंदर बढ़ते गए, हवा में गर्मी और धूल तेज हो गई थी। जमीन तेजी से हिल रही थी, जिससे उन्हें चलना मुश्किल हो रहा था। दूर से उन्हें एक धीमी लेकिन तेज धड़ाम धड़ाम की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई विशालकाय चीज जमीन के नीचे चल रही हो। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें पहाड़ों के बीचों बीच एक अजीबोगरीब स्थान दिखाई दिया। वहां जमीन पर कोई वनस्पति नहीं थी, बल्कि मिट्टी काली और सूखी थी और पत्थरों में गहरी दरारें थी जिनसे गर्म पीली चमक निकल रही थी। इस जगह पर कोई पक्षी नहीं था और एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था जिसे सिर्फ गड़गड़ाहट ही तोड़ रही थी। यहीं पर उन्हें एक विशाल गहरी दरार दिखाई दी जो जमीन में एक अंतहीन गड्ढे जैसी लग रही थी। दरार के मुहाने पर कुछ गर्म पिघले हुए पत्थर थे जिन पर अजीबोगरीब प्राचीन प्रतीक खुदे हुए थे। ये भूद्वार का प्रवेश द्वार था। रवि हैरान होकर, ये दरार,
ये तो सीधे धरती के अंदर जा रही है। आकाश, दरार के पत्थरों को छूते हुए इसमें एक अजीब सी गर्म ऊर्जा है और मुझे लग रहा है जैसे कुछ विशालकाय चीज जमीन के नीचे सांस ले रही है। अमन ने सिक्के को दरार के पत्थरों के करीब किया। सिक्का तेजी से सुनहरी लाल रोशनी से चमकने लगा और उसकी ऊर्जा पत्थरों पर फैलने लगी। पत्थरों पर खुदे प्रतीक भी सुनहरी लाल रंग में चमकने लगे। तभी घर्रर की एक भयानक आवाज के साथ दरार के अंदर से एक विशालकाय गर्म पीली चमकती हुई आंख दिखाई दी जो उन्हें घूर रही थी। ये भूदैत्य का ही एक हिस्सा था। अमन गंभीरता से, यही भूद्वार है। जैसे ही वे दरार के करीब पहुंचे, जमीन से एक तेज गर्म सूखी हवा आ रही थी जिसमें एक अजीब सी सल्फर जैसी गंध थी। दरार में अब कुछ चमकती हुई लाल पीली आंखें दिखाई दे रही थी जो जमीन के नीचे से ऊपर आ रही थी और उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। ये भूदैत्य थे जिनकी लाल पीली आंखें धरती के गर्भ से दहक रही थी। भूदैत्यों की आवाज एक सामूहिक गहरी गूंजती हुई आवाज के साथ जो सीधे उनके दिमाग में गूंजती हुई लग रही थी। तुम कहां भागोगे नश्वर प्राणी? हम पृथ्वी की संतान हैं। तुम हमें छू नहीं सकते। तुम्हारी ऊर्जा हमें पोषित करेगी। अमन ने सिक्का अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा। उन्हें पता था कि वे एक नए और भयानक दुश्मन के सामने थे। ये जीव धरती के तत्व से बने थे और उनसे लड़ने का तरीका उन्हें अभी नहीं पता था। भूद्वार का रहस्य अब और भी गहरा हो चुका था और उन्हें लगा कि वे एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। भूद्वार की विशाल दरार के अंदर लाल पीली आंखों वाले भूदैत्यों का झुंड अमन, रवि और आकाश की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उनकी गहरी गूंजती हुई आवाजें दरार की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी और हवा में तेज सल्फर जैसी गंध और भी तीव्र हो गई थी। टॉर्च की रोशनी में भी वे भूदैत्यों के शरीर को पूरी तरह से नहीं देख पा रहे थे। सिर्फ उनकी चमकती लाल पीली आंखें ही अंधेरे में दहक रही थी। उनके विशाल शरीर पत्थरों और मिट्टी से बने थे और वे जमीन को हिलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। भूदैत्यों की आवाज एक सामूहिक गहरी गूंजती हुई आवाज के साथ जो सीधे उनके दिमाग में गूंजती हुई लग रही थी। तुम कहां भागोगे नश्वर प्राणी? हम पृथ्वी की संतान हैं। तुम हमें छू नहीं सकते। तुम्हारी ऊर्जा हमें पोषित करेगी। अमन ने अपनी मुट्ठी में तांबे का सिक्का कसकर पकड़ा। सिक्का तेजी से सुनहरी लाल रोशनी से चमक रहा था और उसकी ऊर्जा भूदैत्यों को कुछ हद तक दूर रख रही थी, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। भूदैत्य अब उन पर हमला कर रहे थे। वे अपने विशालकाय पथरीले हाथों से उन पर वार कर रहे थे और उनके शरीर से एक अजीब सी गर्म शुष्क लहर निकल रही थी जिससे उनके शरीर में जलन हो रही थी। रवि चीखते हुए, ये बहुत मजबूत हैं। इनकी त्वचा पत्थरों जैसी है। आकाश हाँफते हुए, हम इन्हें कैसे रोकेंगे? ये तो सीधे जमीन से निकल रहे हैं। अमन को याद आया कि ठाकुर भवानी सिंह की पोथियों में पृथ्वी असुरों और भूदैत्यों के बारे में एक और जिक्र था। भूदैत्य वायु से कमजोर होते थे, लेकिन सिर्फ सामान्य वायु से नहीं। उन्हें शुद्ध वायु की आवश्यकता होती थी जो उनकी पृथ्वी आधारित प्रकृति को तोड़ सके और उनकी ऊर्जा को अस्थिर कर सके। और उनकी कमजोरी उनका मात्र क्रिस्टल होता था जो उनकी सामूहिक चेतना का केंद्र था और जो अक्सर किसी प्राचीन भूद्वार के केंद्र में छिपा होता था। अमन चिल्लाते हुए, रवि, आकाश, हमें शुद्ध वायु चाहिए। हमें दरार के केंद्र तक पहुंचना होगा। रवि हैरान होकर, शुद्ध वायु? यहाँ जमीन के अंदर? आकाश सोचते हुए, मेरे पास कुछ छोटे पंखे और कंप्रेस्ड एयर के कैन हैं, लेकिन वे शायद पर्याप्त न हो। भूदैत्य उन्हें घेर चुके थे। उनमें से एक विशालकाय भूदैत्य जो बाकियों से ज्यादा बड़ा और ज्यादा विशाल लग रहा था, उनकी ओर बढ़ा। उसकी लाल पीली आंखें सबसे ज्यादा चमक रही थी। ये भूनायक था जो झुंड का नेतृत्व कर रहा था। भूनायक गहरी गूंजती हुई आवाज में, तुम्हारी ऊर्जा अब हमारी होगी। तुम जमीन में विलीन हो जाओगे। भूनायक ने अमन की ओर अपना विशाल पथरीला हाथ बढ़ाया। अमन ने तुरंत अपनी मुट्ठी में तांबे का सिक्का कसकर पकड़ा। सिक्का तेजी से सुनहरी लाल रोशनी से चमकने लगा और उसकी ऊर्जा उसके हाथ में केंद्रित हो गई, जैसे वो किसी अदृश्य कवच का काम कर रही हो। जैसे ही भूनायक का हाथ अमन से टकराया,
एक तेज सुनहरी लाल चिंगारी निकली और धड़ाम की आवाज के साथ भूनायक का हाथ पीछे हट गया। अमन को झटका लगा, लेकिन उसे चोट नहीं आई। सिक्के ने उसे एक ऊर्जा कवच प्रदान किया था। अमन उत्साह से, ये वायु ऊर्जा को भी केंद्रित कर सकता है, इसमें ज्ञान की ऊर्जा है। अमन ने तुरंत आकाश और रवि से पंखे और कंप्रेस्ड एयर के कैन मांगे। उसने सिक्का पंखों के पास रखा और सिक्के की सुनहरी लाल ऊर्जा पंखों में प्रवाहित होने लगी, जिससे पंखों से एक तेज सुनहरी सफेद हवा निकलने लगी। सिक्का अब एक ऊर्जा कंडक्टर का काम कर रहा था। अमन चिल्लाते हुए, रवि, आकाश, अब इन्हें वायु दो, हमें इनकी पृथ्वी आधारित प्रकृति को तोड़ना होगा। भूदैत्य अब गुस्से में उनकी ओर बढ़ रहे थे। अमन ने सिक्के से प्रवाहित होने वाली सुनहरी लाल ऊर्जा को अपने हाथों में केंद्रित किया। रवि और आकाश ने उसे सहारा दिया और तीनों ने मिलकर भूदैत्यों पर पंखे और कंप्रेस्ड एयर के कैन से हवा फेंकना शुरू कर दिया। जैसे ही सुनहरी सफेद हवा भूदैत्यों से टकराई, उनके पथरीले शरीर में कंपन होने लगी। उनकी लाल पीली आंखें तेजी से चमकने लगी और एक अजीब सी घर्र की आवाज आने लगी जो दर्द से भरी थी। भूदैत्य धीरे धीरे बिखरने लगे, उनके शरीर से धूल और छोटे पत्थर गिरने लगे। भूदैत्यों की सामूहिक आवाज दर्द से चीखते हुए, ये हमारी पृथ्वी आधारित प्रकृति को तोड़ रहा है। एक के बाद एक भूदैत्य वायु से प्रभावित होकर कमजोर पड़ने लगे। रवि और आकाश ने अमन को सहारा दिया और उसे दरार के केंद्र तक पहुंचने में मदद की। दरार के केंद्र में उन्हें जमीन के अंदर एक विशाल चमकता हुआ क्रिस्टल दिखाई दिया, जिससे एक हल्की सुनहरी लाल चमक निकल रही थी। यही मात्र क्रिस्टल था भूदैत्यों का केंद्र। मात्र क्रिस्टल से एक विशाल पथरीली आकृति निकली, जिसकी लाल पीली आंखें दहक रही थी। ये भूनायक था जो क्रिस्टल की रक्षा कर रहा था। भूनायक गहरी गूंजती हुई आवाज में, तुम मुझे हरा नहीं सकते। मैं इस धरती का रक्षक हूं, मैं तुम्हें अपनी जमीन में निगल लूंगा। भूनायक ने अपने विशाल पथरीले पंजों से अमन की ओर वार किया। अमन ने अपनी सारी ऊर्जा बटोरी और सिक्के से प्रवाहित होने वाली वायु ऊर्जा को अपने हाथों में केंद्रित किया। उसने सीधे भूनायक के हृदय की ओर वार किया, जहां उसकी शुद्ध ऊर्जा छिपी थी। धड़ाम की एक भयानक आवाज के साथ अमन का हाथ भूनायक के सीने से टकराया। एक तेज सुनहरी सफेद वायु का झटका निकला, जिसने भूनायक के शरीर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। भूनायक दर्द से चीखा और उसका पथरीला शरीर तेजी से बिखरने लगा, जैसे वो धूल में मिल रहा हो। उसकी लाल पीली आंखें बुझ गईं और उसका शरीर पूरी तरह से धूल में मिल गया। भूद्वार का शाप टूट चुका था। दरार में अब सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मात्र क्रिस्टल की सुनहरी लाल चमक धुंधली पड़ गई और उसके प्रतीक शांत हो गए। भूदैत्य पूरी तरह से गायब हो चुके थे। अमन, रवि और आकाश जमीन पर गिर पड़े, थके हुए, लेकिन उनके चेहरे पर एक जीत की चमक थी। उन्होंने एक और प्राचीन बुराई को हरा दिया था और शहर के लोगों को पृथ्वी अभिशाप से बचा लिया था। उन्हें पता था कि यह एक ऐसी यात्रा है जिसका कोई अंत नहीं था और यह धरती अभी भी अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए थी। पृथ्वी का क्रोध शांत हो गया। अमन, रवि और आकाश ने भूदैत्यों को हरा दिया, लेकिन इस जीत ने उन्हें एक नई सच्चाई से परिचित कराया है। क्या उनके पास हर बुराई का सामना करने की शक्ति है, या ये सिर्फ प्रेत लोक की अंतहीन गाथा में एक और पड़ाव था? जानने के लिए जुड़े रहिए स्टोरी बाय सनी के अगले और संभावित रोमांचक एपिसोड्स में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा